बनी है उसके सामने इसे रखें। बड़ी खबर आ रही है चेन्नई से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चेन्नई पहुंच गए हैं। नड्डा वहां पोंगल के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा के चेन्नई पहुंचते ही बीजेपी समर्थकों ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया है और इसके बाद नड्डा एक खुली गाड़ी में सवार होकर एयरपोर्ट से निकले हैं। उनका रोड शो जब चेन्नई की सड़कों पर निकला तो आगे पीछे हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दी। जेपी नड्डा का रोड शो जहां खत्म होगा उसी जगह पर पोंगल का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहां भी लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से आज के दिन को मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति और पोंगल एक ऐसे त्योहार हैं जो अलग ही छटा आज के दिन बिखेरते हैं और ऐसे में जेपी नड्डा पहुंचे हैं चेन्नई, जहां वो रोड शो कर रहे हैं और वहां जहां खत्म होगा ये रोड शो वहां उनके पोंगल में शामिल होने का कार्यक्रम है। विक्रांत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विक्रांत, और क्या क्या जानकारी आ रही है उनके कार्यक्रम को लेकर? देखिए, तमिलनाडु इस बार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में चुनाव भी होने विधानसभा के। बीजेपी हालांकि अभी तक तमिलनाडु में कोई बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं रखती थी, लेकिन पिछले कुछ समय में बीजेपी ने वहां पर भी अपने संगठन को काफी मजबूत किया है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज का दौरा उसी दिशा में भी देखा जाना चाहिए। हालांकि वो पोंगल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हैं, लेकिन जब किसी राजनीतिक दल का अध्यक्ष जाता है किसी राज्य में तो निश्चित तौर पर राजनीतिक हालात पर भी बिल्कुल पूरी तरीके से नजर होती है और बीजेपी अध्यक्ष की पूरी नजर उसी पर है। बीजेपी पिछले काफी दिनों से राज्य में संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई थी। हालांकि आज एयरपोर्ट से अभी निकलने के बाद जेपी नड्डा सीधे दक्षिण चेन्नई में उनका एक कार्यक्रम है पोंगल का, वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच पोंगल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद शाम को एक पत्रिका के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वो शाम को दिल्ली लौट आएंगे। यानी केवल आधे दिन का उनका दौरा था, लेकिन इस दौरे में भी कार्यकर्ताओं को एक नया जोश मिलता है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बीच पाकर। और पोंगल चूंकि सबसे बड़ा त्योहार है वहां के लिए और उसी कारण जेपी नड्डा आज के दिन वहां पहुंचे हैं। जी, शुक्रिया लगातार इस जानकारी के लिए। और इस बीच लगातार वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो उनके रोड शो की, और उनके रोड शो में भारी भीड़ नजर आई है। तो एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा दें। ये जबरदस्त तस्वीरें तमिलनाडु से आ रही हैं सामने। आपको बता दें कि ये चुनाव से पहले की जो तस्वीरें हैं अपने आप में बेहद अद्भुत है और एक शोर इशारा कर रही है कि किस तरह से बीजेपी अपने प्रचार अभियान की शुरुआत आज के शुभ दिन से करना चाह रही है। उसकी झलक आपको दिख रही है चेन्नई से, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चेन्नई पहुंचे हैं। नड्डा वहां पोंगल के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। जेपी नड्डा के चेन्नई पहुंचते ही बीजेपी समर्थकों ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया है। इसके बाद नड्डा एक खुली गाड़ी में सवार होकर एयरपोर्ट से निकले हैं। उनका रोड शो जब चेन्नई की सड़कों पर निकला तो आगे पीछे हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। और वापस किसानों की बात करते हैं। 50 दिनों से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक दिन पहले खुशियों के त्योहार लोहड़ी के मौके पर आंदोलनकारी किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक नारे लगाए। जो किसान कठिन से कठिन हालात में संघर्ष कर दुनिया का पेट भरते हैं, जो किसान दुनिया का पेट भरने के लिए खुद भूखे पेट रहते हैं, अगर वो किसी के लिए बद्दुआ करे तो उनके किसान होने पर शक पैदा होता है। सवाल उठता है कि आंदोलन करने वाले किसान ही हैं या कोई और? अगर ये किसान है तो क्या वो किसी की हाथ की कठपुतली बनकर आंदोलन की जिद पर अड़े हैं? पहले सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे, फिर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी का विरोध। सुप्रीम कोर्ट वाला बनी खेती उन्होंने कमेटी नहीं मनागे, उन्होंने बनी कमेटी नहीं मनागे। और अंत में पीएम के खिलाफ नफरत की पराकाष्ठा। मोदी मर जा तू, 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 मोदी मर जा तू। ये है किसान आंदोलन, उनके नाम का आंदोलन, जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है, जिन्हें दुनिया को पालने वाला कहा जाता है, जिन्हें दुनिया को जीवन देने वाला कहा जाता है। और मौका देखिए कौन सा है, लोहड़ी का। वो त्योहार जिसमें लकड़ी जलाकर आग के चारों ओर नाचते गाते हुए रेवड़ी, मूंगफली, खील, मक्की के दानों की आहुतियां दी जाती हैं।
लेकिन जब नफरत की लकड़ी पर पेट्रोल की आहुति से देश के सबसे बड़े नेता की मौत की मन्नत मांगने का भूत सिर पर सवार हो तो भला और क्या दिखे और क्या मुंह से फूटे। जिस त्योहार को मनाने की परंपरा संत कबीर की पत्नी की यादों से जुड़ी हो, उसे मनाने के लिए आंदोलनकारी किसान दिल्ली की सिंघू बॉर्डर पर मंच नंबर 2 के पास इकट्ठा हुए। सूखी लकड़ियां जमा की गईं और इन लकड़ियों में आग लगाने के साथ ही आंदोलनकारियों में जोश भरने के लिए नारेबाजी शुरू हुई। इसमें कृषि सुधार कानूनों को खत्म कराने और गणतंत्र दिवस पर हर हाल में परेड करने के दावे किए गए और फिर लकड़ियों में पेट्रोल और संसद के पास कानून की कॉपियों की आहुति दी गई। सवाल उठता है कि खुशहाली के आगमन के प्रतीक लोहड़ी पर प्रधानमंत्री की मौत की कामना क्या आंदोलनकारियों के असली चेहरे को दिखा रहा है? क्या आंदोलनकारियों की जिद के पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ देश भर में माहौल बनाने की साजिश रचने वालों के हाथों में किसान आंदोलन चला गया है? क्या किसानों के नाम पर आंदोलन केवल दिखावा है और क्या असली मकसद कुछ और है? शब्द बदल बदल कर जिस तरह से प्रधानमंत्री की मौत के नारे, प्रधानमंत्री की मौत की मिन्नत, प्रधानमंत्री की मौत के गीत गाए गए, उससे बहुत कुछ साफ होता है। आंदोलन की आड़ में ये किस तरह का एजेंडा चल रहा है? सवाल उठता है कि ये किस तरह का आंदोलन है? क्या देश के सबसे लोकप्रिय नेता और जनता के वोट से प्रधानमंत्री चुने गए किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी नारेबाजी जायज है? प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, किसानों के कितने बेटे इस प्रोटेस्ट के अंदर मारे गए, हर रोज मारे जा रहे हैं। सरकार ने अपने कान और आंखें बंद कर रखी हैं। उसका नतीजा क्या निकलेगा? लेकिन प्रधानमंत्री को चाहिए कि जल्द अज जल्द इनकी समस्या का समाधान करें। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी हुई हो। इससे पहले भी किसान आंदोलन में ऐसे ही नारे और ऐसी ही नफरत के गीत गाए जा चुके हैं। यही नहीं, किसान आंदोलन के पोस्टरों पर ऐसे लोगों के चेहरे भी दिख चुके हैं जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। किसान आंदोलन को खालिस्तान समर्थक संगठनों से मदद मिलने का भी आरोप लगा है। जिस तरह से किसान आंदोलन की आड़ में कई विरोधी दल अपनी खोई हुई सियासी जमीन के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, उससे आंदोलनकारियों की मंशा पर सवाल उठता है। एक दिन पहले देश ने लोहड़ी मनाई और अब मकर संक्रांति और पोंगल की धूम है। ये सभी त्योहार किसानों से जुड़े हैं। देश के कुछ राज्यों के किसान कृषि सुधार कानून के खिलाफ कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर बैठे हैं। ये किसी को अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार बातचीत जारी रखने और सुप्रीम कोर्ट की पहल के बावजूद अगर किसान आंदोलन पर अड़े हैं तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये कि इस जिद और मृत्यु गीत के पीछे कौन है? विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाने वालों को सलाह दिया है कि आंदोलन में इस तरह की बातें साबित कर रही हैं कि कुछ लोग किसानों को भटकाने में जुटे हैं। लोगों की अपनी अपनी बुद्धि है। मुझे लगता है इसमें मैं कमेंट करना उचित नहीं है, क्योंकि अब ये हर्ष का माहौल है। इसमें मुझे लगता है कि जिन लोगों को राजनीति करनी है, जिन लोगों ने नेगेटिविटी देखनी है, जिन लोगों ने प्रगति के साथ नहीं खड़ा होना, तो वो कुछ भी करेंगे। अब ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना जी। लेकिन ये देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि क्या ठीक है, क्या गलत है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर लेफ्ट की पार्टी जगह जगह प्रोटेस्ट कर रही है। केंद्रीय मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री, उनके मुताबिक किसान आंदोलन के झंडे के पीछे लेफ्ट अपना एजेंडा चला रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ, हम उनसे बात कर सकते हैं। किसान आंदोलन में लेफ्ट के समर्थन की लगातार बात सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 6 सालों से हर किसान की आंखों में खुशी
और उसके खेत खलिहानों में खुशहाली आए, उसके लिए वो काम करती रही। लेकिन कुछ भय और भ्रम के पैदा करने वाले जो लोग हैं, जो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल लोग हैं, वो इस तरह के कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, लेकिन उनको भी ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, यही मेरी शुभकामना है। सर, ऐसे इनपुट आए पिछले 8 महीनों से लगातार अलग अलग मूवमेंट पर लेफ्ट ने भड़काने की कोशिश की है या लेफ्ट समर्थित संगठनों ने। देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पे बंदूक, ये बहुत दिन से चल रहा था। और किसान आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से आसपास के इंडस्ट्रियल इलाकों के काम धंधे बर्बाद होने लगे हैं। किसान आंदोलन से आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहे असर की 5 तस्वीरें देखिए। एक तो किसानों का धरना अब भी जारी है, लेकिन सड़क जाम होने से काम धंधे ठप हो गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और मजदूर कई किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा से जुड़े सिंघू और टिकरी बॉर्डर के आसपास के इलाकों में ऑटो चलाने वाले ड्राइवर भी परेशान हैं, क्योंकि अब उन्हें सवारियां भी नहीं मिल रही। केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे किसानों के दिल्ली बॉर्डर पर जारी प्रदर्शन को आज पूरे 50 दिन हो गए हैं। किसान अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर अपने दिन रात बिता रहे हैं। जाहिर है, इससे उनका तो नुकसान हो ही रहा है, बल्कि अब तो किसानों के प्रोटेस्ट की वजह से दिल्ली बॉर्डर के आसपास चल रहे उद्योगों को भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान आंदोलन का 50वां दिन। आंदोलन से कारोबारियों को करोड़ों का नुकसान। आंदोलन के पीछे लेफ्ट की साजिश का आरोप। ये है दिल्ली नोएडा बॉर्डर की वो तस्वीरें जो बयां करती हैं कि चाहे कड़ाके की सर्दी हो, चाहे तीज त्योहार हो, मुश्किलें चाहे जितनी हो, किसान अपने आंदोलन के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि जो लोग आंदोलन के साथ जुड़े हैं वो अपनी मांग के साथ नहीं, बल्कि अपनी जिद के साथ खड़े हैं। बॉर्डर पर बैठे इन किसानों को आज पूरे 50 दिन हो गए हैं। कितनी ही बातचीतों के दौर चले, कितने ही रास्ते सुझाए गए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन किसान हैं कि घर लौटने को तैयार ही नहीं। किसान सड़क पर हैं और परेशानी दूसरों को उठानी पड़ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है बॉर्डर के आसपास के इलाकों में बसे इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद कारोबारियों को। फैक्ट्री मालिकों को नुकसान हो रहा है और मजदूर परेशान हैं। ये बंद कर दिया है, कल ये बंद कर दिया, आज केएमपी बंद कर दिया है, आज ये बंद कर दिया है, कोई रास्ता नहीं है सर। बहुत प्रॉब्लम है सर। टेम्पू से आए या कोई सवारी से आए तो मुश्किल से आधा घंटा लग जाता है, और वैसे पैदल आने में हम लोगों को पौने 2 घंटा लग जाता है। बॉर्डर से लगभग 2-3 किलोमीटर पहले तक तो आ जाते हैं और वहाँ से आने में बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे कि पैदल आना पड़ता है। जिस इलाके पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है वो सिंघू बॉर्डर के पास मौजूद कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां 1800 से ज्यादा फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनकी वजह से 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की रोजी रोटी चल रही है। हालात ये हैं कि किसानों के आंदोलन की वजह से कई फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। इन फैक्ट्रियों तक मजदूरों को पहुंचने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, बॉर्डर बंद होने की वजह से फैक्ट्रियों में कच्चे माल की सप्लाई ठप पड़ गई है। फर्नीचर फैक्ट्रियों में तो मालिकों को रोजाना करोड़ों का घाटा हो रहा है, जबकि कई कपड़ा फैक्ट्रियों में काम बंद हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया के एक फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पर जीन्स की पैंटें, जीन्स के शर्ट तैयार होते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जीन्स के वो कपड़े हैं, रॉ मटेरियल है, वो कपड़े हैं, और इसी के जरिए जो है जीन्स के पैंटें यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो मास्टर्स आते हैं, वो तैयार करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर तस्वीरों में एक बार आपको इस फैक्ट्री का नज़ारा दिखा देना चाहता हूँ। आप देखिए, हर तरफ जितने भी आपको केवल 2-4 ही कर्मचारी यहाँ पर दिखेंगे काम करते हुए। वजह यह है कि कर्मचारी फैक्ट्री तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। फैक्ट्रियों के हालात ये हैं कि सामान पड़े पड़े धूल खा रहा है और मजदूर फैक्ट्री तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। फर्नीचर बनाने की इस फैक्ट्री पर पहले कोरोना और लॉकडाउन की मार पड़ी, उसके बाद आंदोलन की वजह से उन्हें अब तक 10 करोड़ का नुकसान हो चुका है। जो उनकी समस्या है सरकार को सुननी चाहिए और सॉल्व होनी चाहिए। यही हालात दूसरी फैक्ट्रियों के भी हैं।
कई फैक्ट्रियों में काम पूरी तरह से बंद हो गया है तो कुछ जगहों पर गिनती के कर्मचारी काम संभाले हुए हैं। किसानों के सुप्रीम कोर्ट की पहल पर रुख को देखने के बाद 50 दिनों में करोड़ों का नुकसान झेल चुके फैक्ट्री मालिकों की चिंता और बढ़ गई है कि उनके नुकसान का अंत कब होगा। कम से कम हमारा लेबर का जो कॉस्टिंग का जो हमारा नुकसान हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। सबसे मेन चीज़ है कि हमारा रॉ मटेरियल अंदर नहीं आ पा रहा है। जो हमारा लेबर की वजह से जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है, उसके अलावा जो हमारा गुड्स फिर भी तैयार हो रहा है वो हमारा बाहर नहीं जा पा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो सर कैसे करेंगे हम इस चीज़? फ़र्क तो बहुत पड़ रहा है और आने जाने में दिक्कत हो रही है। भाड़े जो 30 हज़ार थे वो 70 हज़ार रुपये हो गए हैं। मटेरियल सारा तैयार है लेकिन डिस्पैच नहीं कर पाते क्योंकि बाकी के जो लोग हैं MP के, राजस्थान के, वो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि किसानों का जो आंदोलन है वो तो शांतिपूर्वक हो रहा है। हम बोलते हैं कि यहाँ पे भाड़े नहीं आ रहे, भाड़े मिल नहीं रहे, तो उसकी दिक्कत है ही। आंदोलन के कारण जो हमारी लेबर दिल्ली से आती है, कोई नरेला से आता है, कोई जनकपुरी से आता है, तो उनको यहाँ आने में बड़ी तकलीफ़ है। सारे रास्ते बंद हैं और ये जो 24 घंटे का काम है हमारा मात्र 4 से 5 घंटे पे आ गया है और जिसके कारण आप देख रहे हैं सारी मशीनें बंद हैं। और आज का दिन है, आज कोई भी लेबर नहीं आई, सिर्फ एक हमारे मास्टर जी आए हैं जिनके बेसिस पर ये थोड़ी मशीनें कुछ घंटों के लिए हम चला रहे हैं। वहीं फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी और मजदूरों को भी अपने दफ्तर पहुंचने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। किसान आंदोलन की वजह से जैम का सामना करना पड़ता है तो मजदूरों को कई किलोमीटर तक पैदल चलकर फैक्ट्री तक पहुंचना पड़ता है। बॉर्डर से मेरे को 5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। उसके बाद मेरे को ऑटो मिलता है। ऑटो मिलने के बाद फिर मैं जो है बालगढ़ उतरता हूँ, वहाँ से जो है बस पकड़ता हूँ। बस पकड़ने के बाद फिर जो है अपने यहाँ जाता हूँ, जिससे जो है बहुत जो है दिक्कतें होती हैं। वो किसान जो दूसरों का पेट भरने के लिए खेतों में जी जान लगा देता है, क्या वो इतना कठोर हो सकता है कि उसकी वजह से दूसरों को परेशानी होने लगे? सवाल उठने लगे कि आखिर किसानों के अड़ियल रवैये के पीछे कोई साजिश तो नहीं? वक्त बीतने के साथ अब इसका जवाब भी मिलने लगा है और साजिश का इशारा लेफ्ट की तरफ किया जा रहा है। आंदोलन की शुरुआत से ही लेफ्ट संगठन के नेताओं के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि लेफ्ट के नेता किसानों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं, जिसमें कांग्रेस भी उनका साथ दे रही है। आरोप है कि किसान आंदोलन की आड़ में सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है और पूरे आंदोलन को लेफ्ट के नेता ही दिशा दे रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन की आड़ में वामपंथी और कांग्रेस का जो घिनौना चेहरा है वो देश के सामने आया है। संसद को वामपंथी कांग्रेस नहीं मानेगी, देश की सरकार को वामपंथी कांग्रेस नहीं मानेंगे, देश के सर्वोच्च न्यायालय को वामपंथी कांग्रेस नहीं मानेंगे। मतलब जो कांग्रेस और वामपंथी कहेंगे वो सही है। देश का सर्वोच्च न्यायालय पर भी प्रश्न चिन्ह, संसद पर भी प्रश्न चिन्ह। तो ये वामपंथी और कांग्रेस इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। उधर कोयम्बटूर में सीपीआई ने किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि कृषि सुधार कानून की कॉपी भी आग के हवाले कर दी गई, जबकि ऐसी तस्वीरें दिल्ली में भी दिखाई दी। सब पार्टी से अंदर फॉलोइंग से अंदर सिर्फ ये गवर्नमेंट का टैक्टिस है। ये लेफ्ट का आंदोलन है, लेफ्ट इंस्टिगेट कर रहा है। ये गवर्नमेंट का टैक्टिस है, गवर्नमेंट झूठ बोल रहा है। लेफ्ट पर लग रहे आरोपों के छींटे कांग्रेस तक पहुंचे तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। लेफ्ट क्या एंटी नेशनल है? खालिस्तान एंटी नेशनल है, लेकिन वही सिख समाज, वही समुदाय जिसने कोरोना के लॉकडाउन के समय लंगर लगा के लोगों को खिलाया, वो देशभक्त था। आज भी जो पुलिस उनको डंडा मार रही है, ठंडे पानी का ठंड में बौछार कर रही है, उसको भी लंगर खिला रहे हैं, उनको आप खालिस्तानी कह रहे हैं। किसानों को गुमराह करने का ये गंदा खेल किसान आंदोलन के साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि सरकार की लगातार जारी कोशिशें भी नाकाम रहीं और किसान आंदोलन सुलझने की बजाय बढ़ता चला गया। गुमराह गैंग की इस साजिश का अंजाम ये रहा कि किसानों के साथ अब देश के कारोबारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जाहिर है ये नुकसान सिर्फ कारोबारियों और किसानों का ही नहीं, देश का भी है। लिहाजा सरकार से लेकर हर किसी को आंदोलन के जल्द खत्म होने का इंतजार है।
और सबसे ज्यादा असर पड़ा है सिंघू बॉर्डर के पास सोनीपत के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया पर, जहां 1800 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से ज्यादातर में काम लगभग पूरी तरह बंद है। धरने पर बैठे किसानों ने लगभग 10 किलोमीटर लंबे इलाके पर कब्जा करा हुआ है और इसकी वजह से इंडस्ट्रियल एरिया में ना तो कच्चा माल पहुंच पा रहा है और ना ही मजदूर काम पर पहुंच पा रहे हैं। और कुंडली इलाके में दर्जनों कपड़ा फैक्ट्रियां हैं, जहां से हर महीने करोड़ों का सामान विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन अब किसान आंदोलन की मार ऐसी पड़ी है कि फैक्ट्री मालिकों की कमर टूट गई है। मेरे साथ यहाँ पर दो लोग यहाँ पर खड़े हैं जो कि इस फैक्ट्री के मालिक हैं और इनका कहना है कि करोड़ों रुपए का अभी तक नुकसान हो चुका है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, 50 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन में, किस तरीके से इस 50 दिन को आप लोगों ने गुजारा है? कितने कर्मचारी यहाँ पर आप आ रहे हैं? किस तरीके से नुकसान हुआ? कितने का नुकसान हुआ? करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है जी। और कम से कम हमारा लेबर का जो कॉस्टिंग का जो हमारा नुकसान हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। सबसे मेन चीज़ है कि हमारा रॉ मटेरियल अंदर नहीं आ पा रहा है। जो हमारा लेबर की वजह से जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है, उसके अलावा जो हमारा गुड्स फिर भी तैयार हो रहा है वो हमारा बाहर नहीं जा पा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो सर कैसे करेंगे हम इस चीज़ को? जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ फर्श पर इतने ज़्यादा कपड़े हैं। यहाँ पर रोज़ाना कितने इस फैक्ट्री में कर्मचारी काम करते थे और कितने यहाँ पहुँच पा रहे हैं? क्योंकि देख पा रहा हूँ 2 ही 4 हैं। हमारे पास जो है जी अभी मुश्किल से 30 से 40% लेबर ही पहुँच पा रही है। हम लोग भी दूर से आते हैं, हमें भी 1-1 घंटे 1.5 घंटे हो जाते हैं यहाँ पहुँचने में। जो नुकसान है वो तो है ही है, रास्ते नहीं मिलते आने के लिए, 2-2, 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर से घूम के आना पड़ता है। जो रॉ मटेरियल आना होता है 4-4 घंटे गाड़ी फंसी होती है जामों में, उसके बाद किसी तरह से कहीं भी जाके दिन में एक आधी गाड़ी पहुँच पाती है यहाँ पे। इस बीच कई किसानों ने कृषि सुधारों के पक्ष में आवाज उठानी शुरू की है। जयपुर में किसानों ने कहा है कि आंदोलन राजनीतिक है और आम किसान कृषि सुधारों के पक्ष में है। आम किसान क्या सोचता है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं जयपुर के नज़दीक सुल्तानपुरा गांव के अंदर। गांव की चौपाल पर हैं और चौपाल पर आप देख सकते हैं कि किसान है बड़ी संख्या के अंदर। किसानों से बात करेंगे आखिर ये क्या सोचते हैं, इनकी राय सबसे खास होती है। सर, कल कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर दिया और कहा कि तब तक कानूनों पर हम रोक लगा दी गई है, लेकिन जो धरने पर बैठे हैं किसान वो मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि ये कमेटी तो सरकारी है। अगर किसान सुप्रीम कोर्ट की बातों को नहीं मानता है तो मेरा मानना यह है कि वो किसान नहीं होकर के सीधे संविधान का विरोध कर रहे हैं, और संविधान का विरोध करना नैतिक जायज़ नहीं है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत इन तीनों कानूनों से किसानों को नहीं है। और वो केवल और केवल, मुझे तो ये लगता है कि सीधे तौर पर किसानों के कंधों पर बंदूक रख कर के, और ये लोग जो है अपनी बातें जायज़ नाजायज़, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अपना फ़ायदा लेने के लिए इस प्रकार का कर रही हैं। इन कानूनों के बारे में जहाँ तक मुझे समझ है किसी प्रकार की कोई दिक्कत अब ना पहले हुई ना अब होने वाली है। और उधर दिल्ली से सटे हरियाणा के कुंडली में फर्नीचर की फैक्ट्री चलाने वाले एक उद्योगपति का कहना है कि अब तक 10 करोड़ का नुकसान हो चुका है, क्योंकि जरूरी सामान फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पा रहा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनुराग कपूर, जो कि KBL टेक्सटाइल्स के मालिक हैं। इनका जो फर्नीचर का यहाँ पर काम होता है, और इस फैक्ट्री में आप देख सकते हैं कि फर्नीचर ही फर्नीचर आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पर मजदूर या यहाँ पर यूँ कहें कि काम करने वाले लोग यहाँ पर एक भी नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिख रहा है, हम सीधा इनसे बात करेंगे। ये बताइए, एक भी कोई काम करते हुए कोई शख्स यहाँ पर आपकी फैक्ट्री में दिख नहीं रहा है? हमारी जितनी भी लेबर है वो यूपी जैसे शहरों से आती है, और इस समय रास्ते पे इतनी प्रॉब्लम हुई है, हर जगह बॉर्डर्स ब्लॉक्ड हैं, तो लेबर आ ही नहीं पा रही है। वो गांव से अपने वापसी ही नहीं आ रही है, क्योंकि उसको यहाँ पे आने में, कन्वेंस आने में घंटों का समय लग रहा है, और आने जाने की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो दिल्ली लोकल लेबर भी है वो भी यहाँ पे आना के काम करना नहीं चाह रही है, तो लेबर की मेजर समस्या हुई है यहाँ पे। क्योंकि 7-8 किलोमीटर में पूरा स्ट्रेच है ये किसान आंदोलन का। किसान लगातार हाईवे पर बैठे हुए हैं। किसान हाईवे पे बैठे हुए हैं, वो तो एक अलग सिचुएशन है। जो पीछे से लेबर आ रही है उनको आने के लिए, अंदर आने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया तक आने के लिए कन्वेंस नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे रोज़ जब लेबर यहाँ से जाती है और आती है, उसको 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है हाईवे तक पहुँचने के लिए, और वहाँ जाके अपना कन्वेंस लेने के लिए, ताकि वो जाने के लिए। तो उस समस्या की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है।
कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरे देश में लोग एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सकें। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको मिलकर फिर से इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है। कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। और अब बात